सामान्य स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का जो व्यंजक बताया गया था, उनमें दो स्थितियों के बारे में बताया गया था, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। अब ऐसी स्थिति जो अक्षीय में नहीं है या कहें कि निरक्षीय में नहीं है, सामान्य स्थिति लेते हैं। मान लो सामान्य स्थिति ऐसा है जैसे कोई द्विध्रुव है ए बी, ये द्विध्रुव के बीच की दूरी है, तब अक्षीय स्थिति में इसमें बताया गया था कि इस द्विध्रुव के जो अक्ष है इससे सीधा बढ़ाने पर आगे, अक्ष को बढ़ाने पर आगे जो स्थान है, उस स्थान पर हमको जब तीव्रता ज्ञात करते हैं हम, तो वो स्थिति होती है अक्षीय स्थिति, और लंबार्धक पर आता है तो वो स्थिति हो जाती है निरक्षीय स्थिति। सामान्य स्थिति की बात करते हैं, अगर माना कि वह बिंदु जहां पर हमको तीव्रता की गणना करनी है, वह बिंदु इसके द्विध्रुव के मध्य से थीटा कोण पर है, बिंदु है P, इसकी स्थिति क्या है R थीटा। R थीटा से तात्पर्य यहां पर R दूरी है और ये इसका थीटा कोण पर। यह ध्रुव कौन कौन से आवेश से मिलकर के बना हुआ है, तो बिंदु A पर जो आवेश है वह आवेश है धन Q आवेश, और B पर आवेश है वो ऋण Q आवेश। माना इस द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह आघूर्ण है P, अर्थात द्विध्रुव AB का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना माने P। P बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र बताया गया था कि द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। जैसे एक आवेश है Q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L, तो 2QL, अर्थात P बराबर आ जाएगा 2QL। ये दिशा B से A की ओर। इस बिंदु P पर जहां पर हमको तीव्रता की गणना करनी है, वहां के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को उसके दो घटकों में हम वियोजित कर लेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। सदिश राशि का उसका जो वियोजन होता है, दो भाग हो जाते हैं, लंबवत और क्षैतिज, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एक अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक भाग हो जाएगा क्षैतिज भाग, जिसे हम कहेंगे P cos थीटा, किसके अनुदिश, इस ये बिंदु है O, तो O से P के अनुदिश।
दूसरा भाग क्या हो जाएगा, p sin थीटा। यह क्या है, लंबवत। ये इस द्विध्रुव का तीव्रता जब हम OP के अनुदिश लेते हैं तो यह अक्षीय स्थिति में आ जाती है। कल्पना करो जरा, ये द्विध्रुव ऐसा है और ये इस दिशा में ऐसे लें, तो कौन सी स्थिति में आ जाएगी, अक्षीय स्थिति में। तब अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में यानी OP के अनुदिश जब लेते हैं तब वह अक्षीय स्थिति में रहता है और उस स्थिति में तीव्रता का जो सूत्र हो जाता है वह आता है क्या, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 व्यंजक की स्थापना में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान देना है कि पिछले जो व्यंजक थे उसमें हम तीव्रता की स्थापना के लिए कूलाम का नियम से शुरुआत किए थे। यहाँ पर कूलाम का नियम से नहीं बल्कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला सूत्र से लेके चलेंगे, जो तीव्रता का अंतिम सूत्र आया था उससे। तो ये कितना आया था अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र, 2p r की घात 3। लेकिन यहाँ पर p का हम पूरा मान नहीं लेंगे, उसके जो दो भागों में विभाजित किए थे ना, उन दो भागों में से कौन सा भाग, OP के अनुदिश वाला भाग। OP के अनुदिश जो भाग लेंगे वह भाग क्या रहेगा, P cos थीटा, ये वाला भाग। तो इस जगह पर लिखेंगे 2p cos थीटा। यह स्थिति यहां पर कहां है इस चित्र में, तो ये यहां पर इस जगह पर, ये हो गया E1। इसी तरीके से जब हम OP के लंबवत लेते हैं, OP के लंबवत लेंगे तो कौन सी स्थिति रह जाएगी, वो निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा। इस स्थिति में यदि हम तीव्रता को लेते हैं तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p sin थीटा r की घात 3। लंबवत ले रहे हैं, ये जो भाग है इसका लंबवत, ये OP के लंबवत, ये क्या हो गया, E2। देखिए दोनों स्थितियों को, E1 और E2 पता चला, ये E1 और यहां पर है E2। कुल तीव्रता पता करना है। P पर कुल तीव्रता बराबर हो जाएगा E इक्वल टू रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। एक चीज समझ जाओ, यहां पर देखो, कल जो एक नियम बताया था सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, उसमें बताया था कि दो राशियां अगर जुड़ी हुई हैं तो उनका परिणामी मान जो है इस नियम के अनुसार क्या आता है, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों के बीच में बनने वाला कोण। दो राशि है E1 एक राशि E2, ये E1 और ये E2। परिणामी तीव्रता कहां हो जाएगा, दोनों के मिलने वाला स्थान, एक कटान बिंदु से होके जाने वाला विकर्ण, अर्थात ये भाग। ये हो गया E।
यहाँ देखो E1 और E2 के बीच में जो कोण बन रहा है, कैसा कोण है? वो लंबवत है, समकोण है। तो ये जब हम मान लिखेंगे E बराबर वर्गमूल E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0, इसलिए ये आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू E, यही व्यंजक आएगा। अब इस व्यंजक में हमको मान रखना रहेगा। किसका मान रखेंगे हम? E का मान प्राप्त करना है हमको। तो E का मान प्राप्त करने के लिए, कुल तीव्रता प्राप्त करने के लिए E बराबर E1 का मान वहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपॉन r की घात 3 पूरे का वर्ग प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p sin थीटा अपॉन r की घात 3। ये जो मान निकला है, ये अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 समीकरण ये समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तीव्रता E बराबर इतना आया। इस व्यंजक को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये जो उभयनिष्ठ मान है उसको बाहर ले लेंगे। ये वर्ग है, वर्ग होने के कारण जो है सीधे वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, r की घात 3 भी है, वो राशि भी बाहर आ जाएगी। p r की घात 3 बाहर आ गई, बचेगा क्या? ये 2 cos थीटा स्क्वायर में है, sin थीटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपन r क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा 4 cos थीटा है, उसको 2 भाग में लिख लेंगे। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपन r क्यूब रूट। इस पद का मान छोटी क्लास से ही पढ़ाया जाता है मैथ्स में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अपने पास तीव्रता का सूत्र आया, E का सूत्र आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। स्थितियां यहां पर 2 स्थितियां आ रही हैं थीटा के आधार पर। यदि थीटा बराबर 0 तब E बराबर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1। हाँ देखो यहाँ पे 1 रखेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 का रूट निकालेंगे, कितना आएगा? 2। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। ठीक, तो क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p r की घात 3, ये हो गया E। अर्थात कौन सा स्थिति का सूत्र आया? अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र आया, जो शुरू में बताया गया था वही। एक चीज यहाँ पे और चित्र में क्लियर करो, ये जो थीटा इक्वल टू 0 लिए हैं, यहाँ कैसे थीटा इक्वल, ये जो ये देखो थीटा है ना, ऐसा कुछ ये ऐसे आता है, मतलब 0 पे आया। चित्र के अनुसार भी हम समझना चाहे तो ये थीटा यदि 0 पर आता है तो क्या होता है? अक्षीय स्थिति। और ये थीटा अगर 90 पे जाता है, ऐसे पहले बताया जा चुका है, 90 वाली स्थिति मतलब वो निरक्षीय स्थिति में है ना। तो ये हो गया
स्थिति में तीव्रता। इसी प्रकार थीटा बराबर 90, तब E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³ रूट 3 cos स्क्वायर 90। ऐसा cos 90 का मान 0 होने के कारण पूरा स्टेप 0 हुआ, वर्गमूल 1 बचेगा, 1 का गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³, P/r³। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। इधर समीकरण 3 तक के लिए थे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर हम उसको दे देते हैं जहां पे कि अंतिम समीकरण आता है, कोई भी बीच में भी आ सकता है और उसका उपयोग दोबारा पड़े ऐसा महत्वपूर्ण लगता है तो उसको हम समीकरण नंबर दे सकते हैं। सामान्य स्थिति में तीव्रता का सूत्र, इसमें क्या हुआ, 2 स्थितियां आई। अगर वो स्थिति जो है थीटा बराबर 0 है तब की स्थिति में अक्षीय स्थिति का आ जाता है, और 90 पर है तो निरक्षीय स्थिति। अगली टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। कोई ऐसा टॉपिक जब आता है जिसमें कि बहुत से वर्ड रहते हैं तो उस टॉपिक को समझने का एक बहुत आसान सा तरीका यह भी है कि उसमें सभी शब्दों का अलग अलग मीनिंग पहले क्लियर कर लें। जैसे यहाँ पर विद्युत शब्द है, उसको तो अध्याय ही विद्युत का चल रहा है, शुरू में बताया गया था कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ, एक शब्द आया है एक समान। एक समान शब्द सामान्य शब्द है, लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र, यहां पर विद्युत क्षेत्र आएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में तो एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पहले समझ जाएंगे। अगर ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों कैसा है, मान समान है, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र। जैसे देखते हैं यहां पर हमको सब समान दिख रहा है, यह एक समान क्षेत्र है। थोड़ा इधर चलते हैं, क्या यह समान है, नहीं, दिशा ही देख स्पष्ट पता चल रहा है, इसकी दिशा सीधे आगे की ओर है और यह दिशा जो है कुछ हट करके है। ऐसे विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव लगा है, रखा है, उस द्विध्रुव पर जो बल लगेगा, बल युग्म शब्द भी आ रहा है यहाँ पर, एक बल युग्म मतलब युग्म यानी जो दो, तो कम से कम 2 बल लगेंगे। देखते हैं
माना यह ई तीव्रता वाला एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी। द्विध्रुव ए पर कौन सा आवेश है? धन Q, और बी पर कौन सा आवेश है? ऋण Q। इस द्विध्रुव के जो दोनों सिरे हैं उनके बीच की दूरी कितनी माने? 2L। विद्युत क्षेत्र के कारण सिरे ए पर एक बल कार्य करेगा, यहां पर एक बल कार्य करेगा। क्यों? एक सूत्र से समझो इसको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल। जो आवेश इस विद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश है? ये आवेश है, तो इस आवेश पर की तीव्रता इतनी हो गई। इस सूत्र से यदि सॉल्व करें तो F इक्वल टू क्या आता है? Q इंटू E आया। वैसे ही इस दूसरे आवेश की बात करें तो यहां पर भी वही है कि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भी आवेश है। हम आवेश का मान लिए हैं, केवल मान, परिमाण। तो ये बल बटे तीव्रता, इसलिए बल बराबर क्या हो गया? Q इंटू E। तो Q E इधर कार्य करेगा, एक बल यहां पर Q E, और एक बल यहां पर कार्य करेगा Q E। इस द्विध्रुव पर दोनों किनारों पर समान मात्रा के दो बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिशा एक है क्या? नहीं। यह बल क्या करेगा? इसको इस क्षेत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा, और ये इसको इस तरफ ले जाने का प्रयास करेगा बल का प्रभाव के कारण, जिससे यहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है? एक आघूर्ण। दो बल हैं, एक बल QE धनात्मक में, इधर ऋणात्मक सिरे पर। तो दो बल के कारण इसको हम क्या कहें? बल युग्म। उस बल युग्म का प्रभाव क्या पड़ा? ये इसमें क्या हो जाएगी? घूमने की प्रवृत्ति आएगी, और वही क्या कहलाएगा? बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण को संकेत टाउ से दर्शाते हैं। संकेत टाउ बराबर हो जाता है कि द्विध्रुव के सिरों पर लगने वाला बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लंबवत दूरी। बल का मान कितना है? Q E गुना लंबवत दूरी। अब दूरी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो ध्यान से, एक ये हो गया, इस यहाँ से हम सीधे लंब लेते हैं, ये ऐसे, ये भाग आया। इस नाम, इसका बिंदु का नाम दे दिए बिंदु C। ये क्षेत्र के साथ कितना कोण बना करके है? थीटा कोण पर। यहाँ पर भी कोण क्या हो गया? थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा, मतलब कोण के सामने, न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो है लंब। ठीक, तब लंबवत भुजा का नाम क्या हो गया? A और C। वही दूरी क्या हो गई? लंबवत दूरी। ऐसा त्रिभुज ABC में sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इस चित्र के अनुसार क्या होगा? AC बटे AB। AB अर्थात AC का मान क्या है? AC का मान ज्ञात करना है। AB का मान कितना है? 2L। तो AC बराबर क्या आ जाएगा? 2L sin थीटा। अब इस मान को, ये समीकरण एक लिए टाउ का मान, उसमें AC का मान रखते हैं, तब आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा QE इंटू 2L
साइन थीटा। अब इसमें टाउ इक्वल टू QE2L साइन थीटा में समीकरण नंबर 2 ले लिए इसको, यहां पर देखो समीकरण नंबर 2 से टाउ बराबर 2QL एक साथ लिख लिए, फिर क्या बच गया E साइन थीटा, E साइन थीटा। 2QL बराबर क्या होता है, P इंटू E, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, हो जाएगा P इतने का मान और ये E साइन थीटा। टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र। अब वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र नहीं, वैद्युत द्विध्रुव पर, ठीक है, जो बल युग्म है उस बल युग्म का आघूर्ण टाउ। तो टाउ बराबर हमको प्राप्त हुआ PE साइन थीटा। इसको और गणितीय सूत्र में लिखें तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, सदिश राशि है यह एक। स्थिति पहली, यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, समीकरण में देखो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा में क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0, साइन 0 मतलब 0, यानी कुल आघूर्ण कितना हो गया 0। और दूसरी स्थिति थीटा बराबर 90 लेते हैं तब टाउ इक्वल टू पी ई साइन 90 बराबर साइन 90 का मान 1 के गुणा पी ई में करेंगे तो क्या आ जाएगा पी ई। इस सूत्र के आधार पर परिभाषित करना है हमको बल युग्म के आघूर्ण को। ध्यान देना इधर थोड़ा, यदि महत्वपूर्ण चीज इधर है, यदि E बराबर 1 साइन थीटा बराबर 1 अर्थात थीटा बराबर कितना 90, थीटा बराबर 90 रहेगा तभी तो साइन थीटा बराबर 1 आएगा। ये हो गया, ये हो गया, तब क्या आएगा टाउ इक्वल टू पी। क्या बन गया ये परिभाषा, एक राशि को दूसरे के रूप में परिभाषित करना। कैसे, पी क्या है, पी क्या है और टाउ क्या है बताओ। पी जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और टाउ क्या है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, यही है ना। तो कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण है वह उस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के मान के बराबर होता है यदि उस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत रखा जाए। ठीक है, अर्थात यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है तो उस स्थिति में उस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है वह आघूर्ण उसके प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के मान के बराबर होता है। ठीक,
आगे है द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में संपन्न कार्य। द्विध्रुव को में संपन्न कार्य। इसके पहले तो क्या पढ़े हम लोग? आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। अब विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव यदि घूमता है तो कितना कार्य करना पड़ता है, इसकी गणना करनी है। कार्य का सूत्र क्या होता है या परिभाषा क्या होता है, कोई बताएगा? विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अर्थात किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है तो उस बल के प्रभाव से वस्तु में क्या होता है? विस्थापन। वही स्थिति यहां पर भी आती है कि ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान तीव्रता वाला विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता है E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक बल है। हाँ, इस क्षेत्र में द्विध्रुव धन Q और ऋण Q आवेश वाला द्विध्रुव है। यह द्विध्रुव इस क्षेत्र पर यदि रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगेगा? बल। बल के प्रभाव से इसमें क्या हो रहा है? मानते हैं अब कि माना उस बल युग्म के कारण यह द्विध्रुव कितने कोण से विस्थापित हो रहा है? अल्प कोण d थीटा पर विस्थापित हो रहा है। तब किया गया कार्य बराबर तीव्रता गुना विस्थापन। तीव्रता क्या हो जाएगा यहां पर? यहां पर तीव्रता क्या आएगा? बल। ठीक है, यहां पर तीव्रता के रूप में क्या रहेगा? बल और विस्थापन। और बल कौन सा बल लग रहा है? युग्म, बल युग्म लग रहा है, अर्थात क्या आ जाएगा? टाउ। तो इसको क्या लिख लेंगे हम? टाउ इंटू विस्थापन कितना हो रहा है, ये मान लो इसके कारण इस तरीके से घूम रहा है जैसे थीटा कोण है। तो वैसे हम पहले तो ये मान के चलते हैं कि अल्प विस्थापन हो रहा है, कितना? d थीटा। तो ये किया गया कार्य क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू W इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा। टाउ का मान कितना प्राप्त हुआ था अभी हमको? बल युग्म के आघूर्ण का मान, बल युग्म के आघूर्ण का मान अभी प्राप्त किए थे, Pe साइन थीटा। ये हो जाएगा Pe साइन थीटा और ये d थीटा बराबर क्या हुआ? किया गया कार्य, इस द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य। विस्थापन कितना हुआ है? अल्प, इसलिए कार्य भी कैसा रहेगा? अल्प। थोड़ा विस्थापन होगा, थोड़ा कार्य होगा, तो कुल विस्थापन यानी कुल किया गया कार्य, तो कुल किया गया कार्य बराबर हो जाएगा W बराबर, ये समाकलन कर लिए कुल का मान के लिए। तो क्या हुआ इसमें? कहां से कहां तक के? थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू थीटा तक हो जाएगा Pe साइन थीटा, अब यहां पर 0 से थीटा, Pe 0 से थीटा साइन थीटा d थीटा, या किया गया कार्य W इक्वल टू हो जाएगा Pe, इसका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और इसी सीमाएं 0 से थीटा, Pe माइनस कॉस 0 माइनस समाकलन
की सीमा रखने का तरीका, उच्च सीमा को पहले रख लिए cos थीटा, ऋण का चिन्ह लगा करके फिर ऋण cos 0, ये ऐसा PE माइनस cos थीटा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, cos 0 का 1, तो क्या आया PE 1 माइनस cos थीटा। यह क्या है? यह है द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र। इसमें स्थिति पहली, यदि थीटा बराबर 0 तब किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा? cos 0 बराबर 0, cos 0 बराबर 1 में से 1 गया 0 का गुणा करेंगे तो 0, अर्थात किया गया कार्य क्या होगा? समझो, थीटा हम क्या लिए हैं? इसमें होने वाला विस्थापन 0 हुआ। विस्थापन 0 हुआ मतलब विस्थापन कुछ नहीं हुआ, जब कुछ नहीं हुआ मतलब कार्य कुछ नहीं। क्लियर हो गया? यहाँ पर दूसरी स्थिति, थीटा बराबर 90, 1 मिनट, हाँ, थीटा बराबर 90, तो cos 90 का मान कितना होता है? cos 0 का मान तो 1 हुआ। पहली स्थिति में यहाँ पे बताया गया अभी कि यहाँ पर थीटा बराबर जब 0 लिए तो cos 0 बराबर 1, और 1 में से 1 गया 0, है ना? इसी कारण से पूरा मान 0 आया। दूसरी स्थिति में जब लिए तो थीटा बराबर 90, तो cos 90 का मान कितना आया? 0, 1 माइनस 0, तो फिर वो नहीं रहेगा, 1 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो PE आएगा, यानी दूसरी स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? PE। तीसरी स्थिति, थीटा बराबर 180, तब किया गया कार्य, अब देखो cos 180 का मान यहाँ पर 180 हो जाएगा, ठीक? तो cos थीटा बराबर 180, तो फिर इस स्थिति में क्या हो जाएगा? इसका मान ऋण 1, उसका मान कितना है? ऋण 1, ऋण का धन 1 धन 1 बराबर 2, कुल मान कार्य क्या हो जाएगा? 2PE किया गया कार्य, ठीक? कौन सी स्थिति में कम से कम कार्य करना पड़ रहा है और कौन सी स्थिति में अधिक कार्य करना पड़ रहा है? हाँ, तो यह है द्विध्रुव के कारण किए गए कार्य का व्यंजक। 0 पर कुछ कार्य नहीं हो रहा है, लंबवत है तो PE, और 180 अंश पर है तो 2PE। इसके बाद टॉपिक आ जाता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, अभी हम कार्य के कैलकुलेशन किए, अब ध्यान दो, इधर स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? ऊर्जा भी कार्य का एक रूप है। हाँ, तो इसमें द्विध्रुव को, ध्यान देना, द्विध्रुव को कौन सी स्थिति से? मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक के लाने में किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अभी कार्य का सूत्र बताया गया, जो वह कार्य का सूत्र कितना था? कार्य W बराबर आया था ऐसे, PE साइन थीटा D थीटा, यह व्यंजक आया था। कैसे आया था बता देता हूं फिर से एक बार, कि कार्य का सूत्र था इस कंडीशन के अनुसार बल युग्म का घूर्ण गुणा उस द्विध्रुव का विस्थापन, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का मान रख लिए PE साइन थीटा और डी थीटा। मानते हैं कि ये कहां पर है? द्विध्रुव यहां पर है, ये स्थिति है, इसको भी थोड़ी देर भूल जाओ, ये बीच वाले को, है ना? ये कहां पर है? ये स्थिति है, ये इसकी हिसाब से कौन सी स्थिति पर है? ये कितना कोण लग रहा है आपको? 90 अंश, है ना? यहां से यहां पर लाते हैं, यहां पर लाते हैं, या कहीं भी, मतलब 90 से लाना है। तो यहां पर शुरुआत स्थिति क्या हो जाएगी? π/2 से वर्तमान में कहां पर? थीटा। थीटा का मतलब कोई भी स्थिति हो सकती है, 90 से 110 आगे
या 80, है ना, वो इस घूमने पर। तो लाने में किया गया कार्य, इस व्यंजक को पिछले व्यंजक के जैसे ही हल करेंगे। स्थिति इतनी रहेगी कि यहाँ पे π/2 रहेगा, साइन थीटा डी थीटा बराबर PE, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा π/2 यहाँ पर थीटा, या W बराबर हो जाएगा PE मान रखते हैं माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस π/2 बराबर PE माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 90 बराबर 0 माइनस PE कॉस थीटा, यह हो गया मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक के लाने में किया गया कार्य, और यही कार्य उसमें किस रूप में रहता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। अब एक चीज ध्यान देना, एक अच्छा सा प्रश्न है इसमें कि मानक स्थिति π/2 क्यों लेते हैं, 90 को क्यों लिया जाता है। देखो स्थिति पे ध्यान दें, थीटा बराबर 0 है, यहां पर थीटा बराबर कितना 0, तब U बराबर कितना हो जाएगा P इंटू E, और यदि थीटा बराबर 90 है तब U बराबर क्या होगा, यहाँ पे cos 90 बराबर 0, स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई उसकी 0। स्थितिज ऊर्जा 0 है, 0 है, उस अवस्था से हमको लाना आसान रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले पीरियड में हम इसी पर आधारित 1-2 अंकित प्रश्न बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।